हमारे साथ हमारे 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उमाकांत लखेड़ा जी हैं, साथ ही हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, उबैदुल्ला नासिर साहब हैं और केएन पांडे जी हैं। लखेड़ा जी, सबसे पहले अगर बात की जाए जो अभी तक का रुझान है, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है अंतर नहीं दिखता है, 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और उपचुनाव का जो ट्रेंड रहा है कि सत्ताधारी पार्टी को बढ़त मिलती है, इस बार भी लगता है वही बढ़त बनी रहेगी, वो ट्रेंड का जारी रहेगा। देखिए, ये जो चुनाव हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन चुनाव को लेकर के कोई उत्साह ग्रास रूट लेवल पर या जनमानस में कोई उत्साह नहीं था। उत्साह तब होता है जब उन नतीजों से कोई सत्ता प्रभावित होती हो जी। तो सत्ता में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, प्रचंड बहुमत से है। इन सातों सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती तो भी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो नया विधानसभा का चुनाव है उसमें हार्डली 12-14 महीने का टाइम है। ठीक है। तो 12-14 महीने का जब टाइम रह गया है तो इतने कम वक्त के लिए कोई एमएलए जाके करेंगे भी क्या। तो एक किस्म से चूँकि वो एक खाना पूरी थी कि सीटें खाली नहीं रखनी चाहिए, ऐसा संविधान में नियम है, कानून है, तो चुनाव आयोग ने उसके परिपालन की तरफ से एक औपचारिकता निभाई। तो इसलिए कोई अंडर करंट किसी पार्टी के फेवर में या किसी के पार्टी के खिलाफ था ही नहीं चुनाव। लेकिन अगर यही इन सीटों पर जो है बीजेपी की जो है सीटें घट जाती ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाता कि कहीं नाराजगी है योगी आदित्यनाथ से या फिर सरकार के कामकाज से, लोग जो है खासे नाराज हैं इसकी वजह से। फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो ट्रेंड है वो दिखा रहे हैं कि 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एक सीट जो है वो पिछली बार की घटती नजर आ रही है। अशोक पांडे जी, कहां चूक हो गई? चेतन चौहान की सीट थी, कहां चूक गए आप लोग? अशोक पांडे जी, हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि अभी तो परिणाम आए नहीं है। ये जरूर है कि हम जी निश्चित तौर पे सुनाई दे रही है आवाज? हाँ जी, बोले आप। सुनाई दे रही है? जी हाँ, जी हाँ। हेलो। देखिए, आपको बता दें कि अभी तो परिणाम आने बाकी है। निश्चित तौर पे हम पूरी तरह आश्वस्त है कि हमने चूंकि जनता में काम किया है, पहली बार जिस तरह विपक्ष ने जनता उत्तर प्रदेश में खाली करके सीट किया है, उस संक्रमण काल में जनता निश्चित तौर से जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन पर ध्यान देते हुए ठीक है जी। केएन पांडे, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो आप लोगों ने जोर तो बहुत नहीं लगाया, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि अंदर खाने जो है अगर नाराजगी होगी तो उसको भुनाने में आप लोग कामयाब रहेंगे, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। आप लोगों की जो सिटिंग सीट थी वो भी जाती हुई नजर आ रही है, मल्हनी वाली। केएन पांडे, आप हमें सुन पा रहे हैं? सीट जीतेंगे और समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। के दम पर चुनाव लड़ती है जी, और बड़े मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से अभी शुरुआती केएन पांडे की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। उबैदुल्ला नासिर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नासिर साहब, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन लग रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद खाता तक खुल नहीं रहा है आप लोगों का। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इससे हम बहुत ज़्यादा नाउम्मीद नहीं है, इसलिए कि ये तो बाई इलेक्शन थे और बाई इलेक्शंस में सरकारी पार्टी को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और बहरहाल हम एक बार फिर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे और देखेंगे कि हमसे कहाँ पर क्या कमजोरी रह गई। हम पॉजिटिव मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से बाहर लाकर, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने अवामी मुद्दों को बनाया इशू, उसी सर बिहार का आपको अपडेट दे दूं कि वहां पर अब एनडीए आगे हो चुका है। एनडीए बहुमत के करीब है रुझानों में और तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो 110 सीटों के करीब सिमटती हुई दिख रही है। महागठबंधन वहां दिख रहा है। कुछ भी हो भाई, जी 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 ठीक है, बहुत ठीक है, रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन जो लड़ा गया वो पोलराइजेशन पे नहीं हुआ। ये तेजस्वी यादव का क्रेडिट है कि उसने इलेक्शन को इश्यूज बेस्ड बना दिया था। तो हमारी भी पूरी कोशिश यही होगी कि हम उत्तर प्रदेश में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें और ये जात और धर्म की राजनीति से प्रदेश को छुटकारा दिलाएं
और अभी 1.5 साल है हमारे पास, और हमारी जो कमजोरी इन चुनावों में हमारे सामने आएगी उसको हम इंट्रोस्पेक्ट करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और आवाम के मसाइल को लेकर, जनता के मसलों को लेकर हम और संघर्ष करेंगे और लड़ाई करेंगे। चलिए, इंट्रोस्पेक्शन का सिलसिला कई दशक से चल रहा है कांग्रेस का, लेकिन उस इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा जो है कुछ आता हुआ नहीं दिखता है। समाजवादी पार्टी के कपेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपेस साहब, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो आप लोगों की जो है कोशिशें रंग लाती नहीं दिख रही है। सिटिंग सीट भी मल्हनी वाली आप लोग गंवा रहे हैं। हाँ, अमरोहा में एक सीट आपको मिलते हुए इज्जत बचती हुई दिख रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूरी अपनी ताकत से अपनी रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ा है जी, और जहां तक रह गई बात अभी कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। और आप ये देखिए कि 7 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत तगड़े संघर्ष में है और 1 सीट पे अपनी बढ़त बढ़ाई हुई है। और जो आप मल्हनी की सीट कह रहे हैं, पारसनाथ यादव जी से जो खाली हुई थी, और उस पर निर्दलीय प्रत्याशी जो बाहुबली सिंह साहब है वो आगे चल रहे हैं, वो भी बहुत कम मतों से चल रहे हैं। नेक टू नेक फाइट चल रही है। अभी बहुत कुछ परिणाम बदल सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी समाजवादी पार्टी के रणनीति पर इस तरीके की बात नहीं कही। 3 घंटे का वक्त हो चुका है और 3 घंटे में जो रुझान है, कुल मिलाकर आप लोगों ने 3 सीटों से शुरुआत की थी कि शुरुआत में 3 सीटों पर आप लोग आगे चल रहे थे और अब 1 सीटों पर हैं, तो ये रुझान ही चले, ये भी कोई उत्साहजनक नहीं दिखता आप लोगों का। और आपके नेता जो है सड़कों पर उतरे नहीं। अखिलेश यादव जो है एक तरह से सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आ रहे थे, तो दिल से लड़े नहीं आप लोग। नहीं, देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी रही है और हम लोग स्ट्रेटेजी के तहत जो उपचुनाव लड़ते रहे हैं उसी पुराने परंपरागत तरीके को हमने अपनाया है जी। सिर्फ ये कह देना कि जनसभाएं न करना और उन जगहों पे जाके 1 घंटे का संबोधन न करना, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता ठीक है उपचुनाव के अंदर। और उपचुनाव तो वैसे भी माने जाते हैं कि ये सत्ता के पक्ष में जाते हैं। सत्ता अपनी पूरी हनक दिखाती है। पुलिस बकायदा लाठी चलाती है। जब आपके वोटर्स जाते हैं तो एक विशेष वर्ग और जाति के लोगों पर लाठी चलाई जाती है। तो वो सारी चीजें क्या वोटिंग के दौरान बावजूद उसके नागावा में तो आप लोग भी सत्ता में थे तो क्या ऐसा ही करते थे? ये तो बड़ा जनरलाइज आप लोगों ने कहा। अपनी जो है नाकामियों का, अपनी मेहनत ना करने का से इस तरह जो है ये बहानेबाजी क्यों? मैंने नहीं, बिल्कुल कोई बहानेबाजी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। कहीं सीबीआई लगाएगी, कहीं ईडी लगाएगी, कहीं पैसा खर्च करेगी, कहीं बाहुबलियों का सपोर्ट लेगी। तो ये सीधी सी बात है। आप देखिएगा, अभी आपको जो पीछे की चीजें अभी दिख नहीं रही है वो कुछ देर घंटों के बाद दिखने लगेंगी कि इनकी कहां पे किससे इन्होंने कंपैक्ट किया हुआ है, कौन से ऐसे चेहरे थे जिनको इन्होंने डमी उतारा हुआ था। ठीक है, चलिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने, ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। उपचुनाव में जीत का दावा किया है प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने। साथ ही राज्य सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। न्यूज स्टेट संवाददाता अनिल यादव ने नरेश उत्तम पटेल से खास बातचीत की है। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सर, कैसा चल रहा है गिनती, क्या रुझान आ रहे हैं? जो टीवी चैनल में आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी आगे परिणाम जो आ रहा है इसमें ठीक जाने जाएगी। उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट रहेगा। समाजवादी पार्टी धन बल सत्ता बल से लड़ी है और जनता ने समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को पसंद किया है और वोट दिया भी परिणाम आएगा। सर, हाँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया था कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का इन चुनाव में बहुत दुरुपयोग किया है। जनता ने आरोप लगाया है। जनता ने ये बात बताई है कि पोलिंग स्टेशनों पर कोटेदारों को, थानेदारों को दबा करके वहाँ पर मतदान पर प्रभावित किया गया है। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त होगा। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी उपचुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस देने जा रही है। वीडियो स्मिथ के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आप देख रहे हैं किसकी दिवाली किसका दिवाला। उत्तर प्रदेश में सभी 7 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। रुझानों में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। समाजवादी पार्टी और निर्दलीय एक सीट पर आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त, 1 सीट पर निर्दलीय और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो ये माना जाए कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी की दिवाली ही होती नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान है,
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लखेड़ा साहब जुड़े हुए हैं। लखेड़ा साहब, अब जो है जिस तरह से बातें सामने आ रही, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बीएसपी की ओर से या फिर कांग्रेस की ओर से, ये माना जा रहा है कि उपचुनाव में इन्होंने हथियार डाल रखे थे और ये कहीं फाइट में ही नहीं थे। निश्चित रूप से जैसे पिछले 5-6 साल से दिख रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें इस तरह का ठहराव है जी। एक तो वो इनएक्टिव हैं, उनके जो मोबिलाइजेशन जो कार्यकर्ताओं का डेमोक्रेसी में होता है कि कार्यकर्ताओं को आप सड़कों पर उतारते हैं। बहन मायावती की पार्टी पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा गंभीर दुविधा में है, उनकी क्या पॉलिसी है। कभी कभी उनके बयान भाजपा के खिलाफ भी होते हैं। तो ये तो मायावती का ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है कि वो कभी भी जो है स्पष्ट संकेत नहीं देती है, ना ही उनके कार्यकर्ता जो है बहुत ज्यादा सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते नजर आते हैं। जब ऐसी हालत हो जाती है तो एक जो फाइटिंग पार्टी है, जो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी एक फाइटिंग पार्टी होती थी, तो जब वो फाइटिंग पार्टी घर बैठ जाती है और उसके कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका सीधा फायदा विरोधी पार्टी को मिलता है, जो प्रमुख विरोधी पार्टी है, और उसको बहुत ज्यादा चुनाव जीतने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दूसरी समाजवादी पार्टी की हालत है, समाजवादी पार्टी भी मुलायम सिंह जी के कार्यकाल को हमने कवर किया, उनके साथ भी जहाजों में घूमते थे, यात्रा करते थे, चुनाव रैलियां कवर करते थे। जो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी थी और आज की जो समाजवादी पार्टी में मुझे कोई मेल नहीं दिखता। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव है हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव साहब, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो जुझारू पार्टी की छवि रही थी, जैसा कि लखेड़ा साहब ने भी बताया। वो निष्पक्ष हैं, वो पत्रकार हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। अब वो जो है फायर नहीं दिखता, वो स्पार्क नहीं दिखता, क्या वजह है ये? नहीं, देखिए, वक्त काल परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाई जाती है। नए कलेवर से हमारी पार्टी सामने है। जहां हमारी पार्टी पे बहुत से आरोप ऐसे लगते थे, हमने तो पूरी बाहुबलियों को अपने साथ से हटा दी। लेकिन सीधी सी बात यह है कि देखिए, कहने के लिए बात सही है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी अपनी एक रणनीति रही है। इसी रणनीति के साथ 2019 के संसदीय इलेक्शन के पूर्व जो हमने उपचुनाव लड़े थे, उसमें हमने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको याद होगा, इससे पहले अभी जो हमारे उपचुनाव हुए थे उसमें एक सीट भाजपा से, एक बसपा से छीनने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और अभी जो है ये परिणाम नहीं घोषित हो गए हैं जिसके ये आकलन अभी किया जा सके। अगर कोई हमसे चूक हुई होगी तो हमारी पूरी पार्टी उस पर बैठेगी, लेकिन हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ जनसभा संबोधित करने से आप यह ना माने कि समाजवादी 2017 में आप लोग जो है कांग्रेस के साथ जाकर के लड़े, 2019 में जो है आप लोग बीएसपी के साथ जाकर के लड़े। ये रणनीति जो है वो लगातार नाकाम हो रही है। तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी कैसी है, ये आपके वोटर, आपके समर्थकों को भी समझ में नहीं आ रहा शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और आपको याद होना चाहिए कि अगर 2019 के इलेक्शन में जो हम लोगों ने 2019 के इलेक्शन में जो हम लोगों ने जीता था, ये चुनाव लड़ा था, उसमें 15 सीटें हमारे उसको मिली थी गठबंधन को। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी का वोट पूरी तरीके से बसपा को ट्रांसफर हो गया था। जी, यानी कि ये आप मान रहे हैं कि इतनी सीटों से खुश हो जा रहे हैं। कभी जो समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत हुआ करती थी, 39 सीटें लाया करती थी, वो गठबंधन में 15 सीटें जो है संसदीय में सांसद ला करके खुश है। ये तो बहुत एक्सपेक्टेशंस कम होने की बात है। अगर नासिर साहब कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों का इंट्रोस्पेक्शन का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। 2009 में आप लोग 20 सीट लाए, उसके बाद 2012 में पूरी उम्मीदों के साथ, पूरी ताकत के साथ राहुल जी ने ताकत लगाई, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रियंका जी पूरी ताकत लगा रही हैं, ये असर दिखता क्यों नहीं है? हमारा इंट्रोस्पेक्शन ही या आत्मचिंतन ही नहीं, हमारा संघर्ष भी है। पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम जितना संघर्ष कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं, और आपके रिपोर्टर्स ने हमको कवर किया, हर अच्छी कवरेज भी दिया, उसका एहसान हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात बदले हुए हैं, हम निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं झेल पाए, हम शमशान कब्रिस्तान की राजनीति नहीं कर पाए। ये दलीलें तो पिछले 3 दशक से देखी जा रही हैं नासिर जी। होली में नहीं मिलती है ये राजनीति, सब ये तो 3 दशक से आप लोग दलीलें दे रहे हैं। ये 3 दशक से यही तो चल रहा है, यही तो 3 दशक से चल रहा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और यही से ले आया है उत्तर प्रदेश को इस स्थान पर। जी, उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश होने, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये धर्म और जात की राजनीति के कारण ही ऐसा हुआ है। तो हम इस रुझान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनता के मुद्दों पर, आवाम के मसाइल पर
चुनाव को लाना चाहते हैं और उसी चुनाव पर हम अगला चुनाव लड़ेंगे। इसी स्ट्रेटजी के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें नाकामी मिली है वो एक अलग बात है, लेकिन हम उस नाकामी से बहुत ज्यादा बददिल नहीं है। ठीक है, आगे और लड़ने की कोशिश। चलिए, यही समस्या भी है कि नाकामी से कोई जो है दिक्कत नहीं होती है और जवाबदेही भी शायद इसीलिए तय नहीं होती है। लखेड़ा साहब, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंकी थी इन उपचुनावों को और काफी गंभीरता से लिया था और जिसका नतीजा जो है अभी मिलता हुआ दिख रहा है। खुद वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपने मंत्रियों को भी उतारा था और कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि किसी भी चुनाव को, चाहे वो उपचुनाव भी हो, उनको वो हल्के में नहीं लेंगे। देखिए, एक जो नेता होता है, नेता चाहे वो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, नेता की या मुख्यमंत्री की या प्राइम मिनिस्टर की या उस क्षेत्र के जो भी प्रमुख नेता हैं या सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग मंत्री हैं, उनकी सबसे बड़ी सफलता का या संतोष की बात ये होती है कि एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर जी, अगर वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से अगर सत्ता में है जी और उसके बाद भी लोग खुश तो नहीं है लेकिन नाराज भी नहीं है जी, क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर का जो उपचुनाव था उसमें जो हार मिली थी वो बहुत बड़ा सेटबैक था उस दौरान। वो देखिए इमीडिएट था, लेकिन इसमें ये नहीं कि लोग योगी आदित्यनाथ सरकार से बहुत खुश हैं और लोग सड़कों पर दिवाली मनाने आ रहे हैं, ऐसी कोई हालत नहीं है उत्तर प्रदेश में। लोगों में असंतोष है, लोग अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, रोटी, महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं लोग, लेकिन लोगों के सामने विकल्प नहीं है जी। लोगों के सामने जब विकल्प नहीं होता है, कोई ऐसी अल्टरनेटिव राजनीति नहीं होती है, कोई जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं वो घर बैठी रहती हैं, ठीक है, और किम कर्तव्य विमूढ़ की हालत में रहती हैं, तो वो आप बीजेपी से ज्यादा निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर और बीएसपी पर। ये बड़ी दिलचस्प बात है, काफी नाराज लग रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाह रही हैं। तो वो चाहती है कि जब लोग इनसे नाराज हो जाएंगे तो हमको घर जगाने आएंगे कि भाई साहब खड़े हो जाइए, चुनाव आने वाले। तो विपक्षी पार्टी का काम होता है कि जनमानस को, जनता को लामबंद करना, और इतने जो मुझे लगता है कि मुद्दों की कमी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है नहीं। जैसे मैंने कहा कि आपका प्राइमरी हेल्थ सिस्टम नहीं है, शिक्षा की बुरी हालत है, कोरोना काल में आप देख लीजिए गाजियाबाद से गोरखपुर तक सरकारी अस्पताल, सरकारी जो लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना काल के दौरान जो है उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा होने के बावजूद यहाँ मामले काबू में रहे, जबकि दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या दूसरे राज्य, कोरोना को लेकर के तो ठीक ठाक काम किया। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद भी अगर आपकी खामियां हैं किसी सरकार की या सिस्टम की या प्रशासन की खामियां हैं, कमजोरियां हैं, कि जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा, आपके बगल में गाजियाबाद जिला है, वहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बुरा हाल है, ठीक है, और हाई प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, आप उसको आदर्श सिटी बना रहे हैं आप गाजियाबाद को, लेकिन वहां पर अगर गरीब आदमी जिसको 6,000, 5,000, 4,000 रुपए महीने में जो कमाता है, वो अगर सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में जाने की सोच भी नहीं सकता। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? कपिल श्रीवास्तव, कई जिलों में यह हालत है कि कुछ है नहीं। जानकारों का कहना है कि मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी उलझनों में फंसी हुई हैं और यही वजह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी सरकार की, योगी सरकार की खामियों का फायदा नहीं उठा पा रही हैं और योगी आदित्यनाथ जो है एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं, अपनी बात को जनता के सामने कन्वे करते हैं, जनता उन पर यकीन कर रही है। जनता यकीन नहीं कर रही, जो सच्चाई है उसको समझने की आवश्यकता है जी। देखिए, उपचुनाव में चूंकि सत्ता की एक हनक होती है और आपने देखा होगा, हम शुरुआत से दिखा रहे हैं, मीडिया ने भी कवर किया कि किस तरीके से सत्ता की हनक के वजह से इन्होंने जब हमारे सत्ता के हनक मतलब क्या? प्रचार करना सत्ता के हनक कैसे हो सकता है? आपको प्रचार करने से किसने रोका था? आप भी प्रचार करते। बात प्रचार की नहीं है, आप लाख प्रचार करते रहिए, आपकी कनेक्टिविटी मैं पूरी, हम लोग बता तो रहे, केवल जनसभा संबोधित कर देने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप जो है वो बहुत अच्छा प्रचार कर लिए। ठीक है, हमारा प्रचार मैन टू मैन रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता की पार्टी है और उस स्तर पे हमारी डबल कमेटियां हैं। हमने जनसंवाद के माध्यम से गाँव से बूथ स्तर पे लोगों से जुड़े रहे हैं। ठीक है, जो सत्ता का हनक है वो हमारे हाथ में नहीं है। जब आप वोटर निकलेगा, जब वोटर निकलता है, हमारा गरीब वोटर निकलता है, संख्यक वोटर निकलता है, तो वहाँ पे ये लाठीचार्ज कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जब लाठीचार्ज करके आप उन लोगों को भगा देंगे और सारे तंत्र आपके पास है, 20 मशीन आज तक नहीं पता चली कि 20 लाख ईवीएम मशीन कहाँ चली गई। आरटीआई पड़ी, उसमें ये पता चला। क्या लोकतंत्र के लिए ये गर्व की बात किसी देश और सरकार के लिए नहीं है? ठीक है, ईवीएम जिससे लोकतंत्र सुरक्षित होता है, वो 20 लाख ईवीएम मिसिंग है और आज तक। चलिए, ये बातें आप जो है अपने वोटरों तक जो है
कन्वे कर पाते तो शायद नतीजे जो हैं थोड़े बेहतर होते, रुझानों में जो है आप बेहतर कर रहे होते। न्यूज स्टेट पर चुनाव की विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। यूपी में सभी 7 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, वहीं बिहार में भी सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और तीनों ही जगह बीजेपी और साथियों को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यूपी की 7 सीटों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, जबकि बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 1 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। अमरोहा की नौगवा सादात, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि मल्हनी में एक निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना चल रही है। बुलंदशहर सदर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। फिरोजाबाद के टुंडला से भी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। उन्नाव के बांगरमऊ सीट से बीजेपी के श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। घाटमपुर सीट पर बीजेपी के उपेंद्र पासवान आगे चल रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन और यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव यूपी उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को जीत की अग्रिम बधाई भी दे डाली है। नहीं, बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है, जनता बीजेपी के साथ है और आज 7 की 7 सीट जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी के पक्ष में जा रही है। मैं पहले से एडवांस में सबको बधाई दे रहा हूँ, कैंडिडेट को भी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी। बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी लहर चल रही है। मोदी जी पर, योगी जी पर जनता का भरपूर विश्वास है। उधर बुलंदशहर की सदर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। सदर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मतगणना स्थल का जायजा लिया संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। इस समय हम बुलंदशहर सदर सीट की नवीन मंडी में है, जहां पर मतगणना स्थल बनाया गया है और अब काउंटिंग शुरू है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सामने की जो तस्वीरें हैं वहां पर मतगणना की जा रही है। दरअसल 28 टेबल बनाई गई है जहां पर ईवीएम से काउंटिंग की जा रही है। बैलेट की काउंटिंग बाद में की जाएगी, लेकिन इस बार जो खास बात यह है कि जो फाइट है वो 3 मुख्य पार्टियों में बताई जा रही है। इस सीट पर बीजेपी, बसपा और आरएलडी, सपा और आरएलडी का गठबंधन था और उसके बाद की तस्वीरें कुछ निकलकर इस तरह के सामने आ रही है और रुझान कुछ ही देर में यहां पर सामने आते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में काफी हद तक ये स्पष्ट हो जाएगा कौन लीड में है या बुलंदशहर सदर सीट किसके पाले में जा रही है और किस प्रत्याशी इस बार दिवाली को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने वाला है। रिपोर्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, बुलंदशहर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। लखेड़ा साहब, अगर बात की जाए अमरोहा सीट की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अमरोहा सीट पर जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी नौगवा सादात की सीट पर, और यहाँ पर अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो जो संगीता चौहान है वो यहाँ पिछड़ती दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को यहाँ बढ़त मिलती दिख रही है। यही ट्रेंड बाकी सीटों पर नज़र क्यों नहीं आया? जहाँ दलित मतदाता भी ज़्यादा संख्या में थे वहाँ, या फिर जहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा तादाद में थे वहाँ भी ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण है बाकी स्टेट से थोड़ा सा अलग है जी, और मुझे लग रहा है कि इस सीट पर जो जिसकी आपने अभी चर्चा की है वहाँ पर वो सीट खाली हुई थी, दिवंगत चेतन चौहान के निधन से खाली हुई थी और उसके बाद उनकी पत्नी जो राजनीति में नहीं थी वो उनको टिकट भाजपा ने दे दिया है। लेकिन वहाँ एक घटनाक्रम घटा है, इलेक्शन का जब कैंडिडेट तैयार हो रहे थे तो वहाँ आरएलडी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटों में असर रखने वाली और किसानों में असर रखने वाली पार्टी है, उसका समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन हो गया और वहाँ जाट मुस्लिम एक कम्बिनेशन बन गया और बाकी जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का भी उसको समर्थन है। तो इस तरह से एक सामाजिक समीकरणों की वजह से वो जो बीजेपी ने जो तैयारी की थी कि सहानुभूति का वोट मिलेगा, चेतन चौहान दिवंगत हो गए जो मंत्री थे और उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी को जनता हाथों हाथ लेगी और एकदम जिता देगी, वो समीकरण समाजवादी पार्टी ने पलट दिए। ठीक है, ये सामाजिक जो वहाँ यही सारी चीजें जो हैं बाकी सीटों पर क्यों नहीं कर पाए? अलग अलग जगह जो है वो इस फॉर्मूले को क्यों नहीं अपना पाए? हालांकि वहाँ नौगवा सादात में कांग्रेस का प्रत्याशी था, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था, उसने समर्थन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ये जो जातिगत समीकरण है ये दूसरी सीटों पर क्यों नहीं अपना? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा
अमरोहा में जी। तो वो उतार करके उन्होंने देखा कि सोच कि इसको बाकी पार्टियों पर के भी वोट मिलेंगे कि नहीं, ठीक है। और उनकी रणनीति मुझे लग रहा है सफल साबित होती जा रही है। जी। क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पर जैसे हमने चर्चा की कि पहले कई बार हुआ कि नेता तो इकट्ठे हो गए लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं होते हैं और वो सफलता नहीं मिलती है जो उस योजना बनाते समय ये कल्पना की जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक टेस्ट केस है अमरोहा का मामला, जो चेतन चौहान की पत्नी अगर वहाँ चुनाव हारती हैं तो ये अपोजिशन को एक टेस्ट केस के रूप में लेना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कि अगर आप ईमानदारी से ग्रास रूट लेवल पर इकट्ठा हो जाते हैं, कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं, बूथ लेवल पर आप में एकता कायम हो जाती है, तो विपक्ष तो कोई भी जो विपक्षी एकता की बातें तो बहुत होती रही हैं लेकिन कभी भी ये हकीकत में अमल नहीं हो पाया है। बीजेपी का ये था कि जो सहानुभूति का वोट है वो सहानुभूति वोट की रणनीति को अपोजिशन उम्मीदवार ने फेल किया। ठीक है। तो ये ऐसा कपिल श्रीवास्तव, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, मल्हनी में आप लोगों की सिटिंग सीट थी, पारसनाथ यादव बहुत बड़े नेता थे लेकिन उनकी जो ये सहानुभूति फैक्टर है वो भी नहीं चला। लकी यादव जो है फिलहाल धनंजय सिंह से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी की आप बात करते हैं वो स्ट्रैटेजी बहुत असरदार क्यों नहीं दिखती? स्ट्रेटेजी क्यों असरदार नहीं दिखती है ये हम चुनाव परिणाम के बाद कह पाएंगे जी। अभी हम फिलहाल इस बात को कह रहे हैं आपसे कि आखिरी परिणाम समय जब तक नहीं, ये तो स्टैंडर्ड लाइन है, ये तो स्टैंडर्ड लाइन है। आप भी कहते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं, सभी पार्टियों के नेता कहते हैं, लेकिन हम रुझानों को ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से रुझान चल रहे हैं अब जो है 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है, काफी कंसोलिडेट हो चुके हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट्स उठाए रहे हैं उप चुनाव में वो पहले नहीं उतारा करते थे जी। दूसरी चीज, बहन मायावती जी ने तो साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हम बी टीम हैं और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने पर हम हर स्तर पे जाने के लिए तैयार हैं।